आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैं तुम्हें पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बता दूं। मेंस में तुम एक से ज़्यादा मतलब दो क्वेश्चन या एक मतलब मिनिमम तो वन क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले इस टॉपिक में टोटल 5 चैप्टर्स होंगे या फिर 5 सब टॉपिक कह सकते हो। सबसे पहला होगा अपना इलास्टिसिटी, दूसरा होगा फ्लूइड स्टैटिक्स, तीसरा होगा फ्लूइड डायनामिक्स, उसके बाद सरफेस टेंशन, फिर आएगा विस्कोसिटी। तो इस तरीके से ये टॉपिक डिवाइड होता है। एंड हर सब टॉपिक को मतलब प्रत्येक टॉपिक सब टॉपिक को कंप्लीट होने में 2 लेक्चर्स तो लगते ही हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के लिए एक एक लगेगा, बाकी के लिए 2 2 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इलास्टिक मटेरियल का सिंपल सा मतलब है कि कोई एक ऐसा मटेरियल जिसको तुम यदि स्ट्रेच करते हो तो उसके अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो जब उसे अपन रिलीज करें तो वो एनर्जी जो है कंप्लीट उसी फॉर्म में वापस मिले, मतलब लॉस वगैरह कुछ भी ना हो। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई मतलब मटेरियल आइडियल इस तरीके का हो ये जरूरी तो नहीं है ना। तो मतलब यदि 100% कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मटेरियल है जो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, तो उसे अपन परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहेंगे। है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉसेस क्रिएट करते हैं, उसे अपन इन इलास्टिक कहते हैं। जैसे तुम कोलिजन में पढ़े हो ना, वैसे तुम इसे रिलेट कर सकते हो। एंड जो ऑब्जेक्ट को अपन ने स्ट्रेच किया एंड फिर जब उसे अपन फोर्स को हटाने के बाद वो फिर से अपने वापस नेचुरल शेप में नहीं आता है, उसे अपन प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक। जैसे मान लो ये मतलब एक प्लास्टिक का होता, तो इसे अपन स्ट्रेच करते, लेंथ में इलोंगेशन देखते, जैसे अपन ने फोर्स हटाया तो ये वापस अपने इनिशियल शेप में वापस नहीं आया, इसे अपन क्या कहेंगे? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। यही कोई आ गया होता तो इसे अपन इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में कुछ राइटिंग वर्क है, तो राइटिंग वर्क लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ब्रैकेट में जीपीएम लिख सकते हो। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ब्रैकेट में जीपीएम। इसमें सबसे पहले लिखना इलास्टिसिटी, सबसे पहला स्टार मार्क देके लिखो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में लिखो the property of matter by virtue of which the property of matter by virtue of which a body tends to regain, the property of matter by virtue of which a body tends to regain, a body tends to regain a body tends to regain its original configuration, that is shape and size। तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। When the external deforming force is removed is called elasticity। उसके बाद सेकेंड प्लास्टिसिटी भी
लिखना अपने को। तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। प्लास्टिसिटी भी लिख लो एक बार देख के जल्दी से। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लिख लिए हो तो एक बार डन का मैसेज करो। प्लास्टिसिटी यदि लिख लिए हो तो। देखना आगे। ये फिर तीनों पॉइंट्स लिखो। इस चैप्टर में थोड़ा राइटिंग वर्क है, उसके बाद अपन फिर मैथमेटिकल आएगा।
बिल्कुल सही। कोई भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट जो होता है, खासकर परफेक्टली, ये सब कुछ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगा कि अपन कितना अप्लाई करते हैं। हुक्स लॉ में तुम पढ़ोगे। ये तीनों पॉइंट्स यदि नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज कर दो। ओके, अब हेडिंग लिखो स्ट्रेस। स्ट्रेस लिखना। स्ट्रेस को मेनली अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसे मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहला होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे किसे? इसे अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्दर। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। एंड दूसरा होता है कंप्रेसिव। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। पहले तो स्ट्रेस है क्या ये समझो। सिंपल फोर्स अपॉन एरिया को अपन स्ट्रेस कहते हैं। क्या? फोर्स अपॉन एरिया। टेंसाइल स्ट्रेस का क्या मतलब होगा? जैसे सपोज करो, अपने पास कोई एक मटेरियल है, ठीक है, ये वाला मटेरियल है, इसको मैंने फिक्स कर दिया हुआ है, और नीचे से मैं कोई फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूँ। अब नीचे से जब मैं फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके लेंथ को मैं इलोंगेट कर रहा हूँ, है ना। तो लेंथ इलोंगेट कर रहा हूँ मतलब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। इसी के अपोजिट एक सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को अपन ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया हुआ है, ठीक है, एंड एक एक्सटर्नल फोर्स एफ को मैं ऊपर से अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर से। तो इसे अपन क्या कहेंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। तो जिसमें लेंथ इलोंगेट हो उसे अपन टेंसाइल स्ट्रेस, और जिसमें लेंथ कम हो उसे अपन कंप्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस को ऐसे इस तरीके से लिखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखो, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस के नीचे ये डायग्राम ड्रॉ करना, एंड कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस के नीचे ये डायग्राम। पहले इतना डायग्राम नोट करो, फिर अपन इसके दोनों पार्ट्स और देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस, हर जगह तुम ये लिख सकते हो, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। बेसिकली नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, है ना। एरिया के जो फोर्स परपेंडिकुलर हो उसे अपन काउंट में लेते हैं।
फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे जो टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करेंगे, यहाँ पे फोर्स जो एरिया के परपेंडिकुलर हो, एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो, उसे काउंट करेंगे। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो कि इधर अपने क्रॉस सेक्शन एरिया है सपोज, और ये फोर्स, तो ये दोनों कैसे है, 90 डिग्री पे। ठीक है। तो एक बार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस समझ में आ गया हो, टेंसाइल कंप्रेसिव, तो मुझे डन का मैसेज कर देना, फिर आगे देखेंगे। नंदिनी, क्या कुछ डाउट है क्या? ओके, तो इस पे बेस्ड अपन एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखना, जैसे सपोज करो कि अपने पास एक स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इस तरीके से। इसे तुम कोई मटेरियल से बना रॉड मान सकते हो, एंड नीचे मैंने कोई एम मास का ब्लॉक हैंग कर दिया हुआ है। ठीक है। अब इस केस में मुझे ऐसा बोला गया है कि एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो ए के बराबर है, एरिया क्रॉस सेक्शन। अब इसमें मुझे स्ट्रेस पूछ लिया गया, तो मैं स्ट्रेस क्या लिखूंगा, फोर्स अपॉन एरिया। एंड अपने को पता है कि इस स्ट्रिंग में फोर्स कौन डेवलप करेगा, ये मास। एंड मास कितना फोर्स डेवलप करेगा, एम जी, एरिया ए। तो यहाँ पे अपन सिंपल स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एम जी अपॉन एरिया। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। तो इस एग्जांपल फर्स्ट करते हुए नोट कर लो। एरिया क्रॉस सेक्शन बेसिकली इस वायर का होगा, है ना, इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेस प्रेशर सेम थिंग। देखो, बिल्कुल सही कनेक्ट करे हो तुम। प्रेशर अपन जनरली फ्लूइड में बात करते हैं, बट सॉलिड में प्रेशर कहना गलत होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अपन स्ट्रेस वर्ड यूज करते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ये प्रेशर जैसा ही है, बट ये प्रेशर वर्ड जो होता है अपन वो फ्लूइड टाइप ऑब्जेक्ट, मतलब फ्लूइड में अपन स्टडी करेंगे। लिक्विड हो, गैस हो, वहाँ पे अपन प्रेशर की बात करेंगे। सॉलिड में अपने स्ट्रेस की बात करते हैं। इन नोट कर लिए होते को डट का मैसेज कर दो, आगे बढ़ेंगे।
ओके। उसके बाद सेकंड है वॉल्यूम स्ट्रेस एंड, सेकंड जो अपन ने लिखा था उसमें लिखना वॉल्यूम स्ट्रेस। तो देखो वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होगा, अब यहाँ पे ऑब्वियसली लिक्विड की बात करेंगे। तो एक सिंपल से डायग्राम से मैं तुम्हें समझाऊं, उस डायग्राम से पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे सपोज करो अपने पास एक कोई बॉल है जिसका रेडियस है आर। अब मुझे ऐसा बोला गया कि इसके रेडियस को मुझे इंक्रीज करना है डेल्टा आर से, या फिर डेल्टा आर से ही रेडियस को मुझे डिक्रीज करना है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि मैं फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके से चाह रहा हूँ, या तो कुछ ऐसा हो जाए या तो कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है। अब मुझे इस केस के लिए डिफाइन करना है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसका डायमेंशन तो चेंज हो रहा है। पहले इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, बाद में फाइनल वॉल्यूम कम या ज़्यादा जो भी होगा वो डिपेंड करेगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को डील करने के लिए क्या करना होता है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि इसका रेडियस डिक्रीज हो, मैं चाहता हूँ रेडियस इंक्रीज हो। तो रेडियस इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, एक अंदर कोई पंप वगैरह किसी तरीके से फिट कर दो और इसे अपन पंपिंग करें। तो पंपिंग करेंगे तो डेफिनेटली इसका हर एक मॉलिक्यूल पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। जैसे तुम्हें पता है प्रेशर के केस में, एक मिनट, जैसे एक सिंपल मैं बताऊं कि प्रेशर है, जैसे सपोज करो ये कोई स्ट्रक्चर है, मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रक्चर का शेप ना कुछ लार्ज हो जाए ऐसे। तो तुम्हें पता है प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो हर एक डायमेंशन मतलब वो सभी डायमेंशन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करता है। तो यहाँ पे यदि तुम पंपिंग करोगे तो पंपिंग करने में फायदा क्या होगा कि इस हॉलो स्फीयर के हर एक पॉइंट पे सेम फोर्स एग्जर्ट होगा, या फिर यूं कहो इस तरीके से सेम फोर्स एग्जर्ट होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि इसका साइज बढ़ जाए। ठीक है। अब यदि मैं चाहता हूँ कि इसका साइज कम हो, तो साइज कम करने के लिए क्या करना होगा, अब देखो साइज कम करने के लिए तुम बाहर से फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते इस तरीके से। तुम यदि बाहर से फोर्स ऐसे अप्लाई करोगे तो तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन क्रिएट कर पाओगे। तो फिर इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इधर दब जाएगा, इधर दब जाएगा, इधर दब जाएगा, इधर दब जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो एक ये रैंडम स्ट्रक्चर बन गया जो कि स्फेरिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सजेशन तो बिल्कुल नहीं दिया जाएगा कि जैसे कोई स्फीयर है आप इधर से और इधर से फोर्स अप्लाई करो और इसके हर एक मॉलिक्यूल मतलब सभी मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स पे फोर्स इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो इसके शेप को यदि मुझे डिक्रीज करना है, मतलब साइज को डिक्रीज करना है, तो क्या अप्रोच होगा वो मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो साइज को डिक्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस स्फीयर को किसी फ्लूइड में डाल दूंगा। लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी लिक्विड में यदि मैंने इसे फिल कर दिया, लिक्विड में यदि मैं इसे प्लेस कर दिया हुआ हूँ, तो क्या होगा ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में लिक्विड है और मैंने ऊपर एक पिस्टन लगा दिया हुआ है। समझना, फील करना, पिस्टन लगा दिया हुआ है और इस पिस्टन के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। इस पिस्टन के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो देखो जब इस पिस्टन के ऊपर तुम फोर्स एफ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये फोर्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसे अपन आगे पढ़ेंगे, इसके लिए भी लॉ है, पास्कल्स लॉ वगैरह वगैरह। तो जब ये प्रेशर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेफिनेटली इन सभी मॉलिक्यूल्स पे इक्वल अमाउंट का एक फोर्स फील होगा। तो डेफिनेटली जब इक्वल अमाउंट का फोर्स लग रहा है तो इसका शेप जो डिक्रीज भी होगा तो यूनिफॉर्म वे में होगा, राइट। समझ रहे हो ना तुम। तो इस तरीके से फिर इसका शेप अपन डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम, देखो यहाँ पे मेनली ये जो फोर्स है ये क्या काम कर रहा है, ये वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर रहा है। तो वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने का सीधा सीधा मतलब किससे है, वॉल्यूम स्ट्रेस से। क्या तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो।
इक्वल कैसे लगेगा फोर्स, ये तुम आगे फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ोगे। जब मैं पास्कल्स लॉ पढ़ाऊंगा ना, तो वो लॉ ही है कि यदि अपन ने कहीं पे प्रेशर क्रिएट किया है तो वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे यदि मैं प्रेशर की बात करूँ तो लिक्विड पे प्रेशर कितना एग्जर्ट होता होगा, एफ बाई ए। तो ये एफ बाई हर जगह मतलब सभी डायरेक्शन में एफ बाई ए ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ भी प्रेशर एफ बाई ए होगा, यहाँ भी प्रेशर एफ बाई ए होगा, तो इस तरीके से कहते हैं, ठीक है। ये आके तुम पास्कल्स लॉ में पढ़ोगे फ्लूइड स्टैटिक्स में, मैं बताऊंगा तुम्हें। अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लो वॉल्यूम स्ट्रेस में। आसान टॉपिक है बट थेरेटिकल ज़्यादा है। एयर निकाल दे, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप में मतलब इस टाइप में पॉसिबल ये होता है ना कि अपन ने बहुत बारी देखा होगा, जब अपन इसमें से सक्शन कर रहे होते हैं तो कोई एक पोर्शन दब जाता है। कभी नोटिस किए हो तो तुम्हें समझ में आया हो, कोई एक पोर्शन दब जाता है तो उसका यूनिफॉर्मिटी मेंटेन उतना अच्छे से नहीं रह पाता है। अच्छा चलो, एक ना मैं तुमसे इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी यहाँ से ध्यान आया। मान लो तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे बॉडी का वॉल्यूम कितना है, कैसे बताओगे? जिसे बताना है माइक ऑन करके बताना। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने बॉडी का वॉल्यूम बताओ, कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ योर बॉडी। किसी के पास कोई आइडिया है तो बताओ। लगाओ तुक्का, क्या होगा, कैसे करेंगे कैलकुलेट? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तुम, अच्छा, मास बाय डेंसिटी। तो क्या तुम्हारे बॉडी का डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ऐसा कहना चाह रहे हो? बोन का डेंसिटी, मसल्स का डेंसिटी, सबका डेंसिटी सब सेम मानेंगे क्या अपन? और वैसे भी यदि तुम डेंसिटी कहते हो तो क्या बॉडी का डेंसिटी भी अपने को पता नहीं है, फिर कैसे करेंगे? हाँ सर, सेम नहीं है बिल्कुल। लगाओ दिमाग, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब। चलो अपन नेक्स्ट डे का टाइम देते हैं, सोच के आना फिर बताना, ठीक है? क्या भी बता दूं? देखो, पूल में जाके बिल्कुल सही आंसर, गूगल पे सर्च तो नहीं ना किए थे? पूल में जाके कैसे, सौम्या बताओ, एक्सप्लेन करो। सर वो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, हम्म। वो अपन मेजर कर लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज करो कोई टैंक है, तो टैंक के अंदर मतलब टैंक को अपन ने वाटर से फिल कर दिया है कंप्लीट,
सपोज करो, और इसमें तुम जाते हो तो जितना अमाउंट इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, या फिर जितना हाइट रेज हुआ, जैसे जैसे भी देखो, तुम्हें एरिया क्रॉस सेक्शन पता ही है, हाइट कितना इंक्रीज होता है ये भी पता ही है, तो एरिया इंटू लेंथ करके तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन, तुम्हारे बॉडी का सरफेस एरिया निकालना हो, फिर कैसे निकालोगे? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। ये तो समझ आ गया होगा ना वॉल्यूम कैसे निकाले हैं अपन ने? यस का मैसेज करो। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे ये सोचो। सर हमारी हाइट निकाल लेंगे, हाँ, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। हाइट निकाल के वॉल्यूम से डिवाइड करने का मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि अपने बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, राइट? नहीं, सोचो, तुम यदि वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड कर रहे हो, या इसका मतलब तुम ये मान रहे हो कि बॉडी का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है। क्या रियल में है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। वायर सौम्या, तुम्हें तो अच्छे से पता है। देखो, सिंपल जो अपन क्लॉथ वगैरह पहनते हैं ना, इसको अपन मतलब पहना हुआ कपड़े का अपन इसका एरिया तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे उतार के फिर इसका अपन एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से अपने को सरफेस एरिया पता लग जाएगा अपने बॉडी का। सही है क्या? समझ आया तुम्हें? तो फेस में भी पहन लो ना यार, फेस मास्क, मतलब कंप्लीट ढक लो। उसे भी अपन उतार के अपन फिर उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तुमसे एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी दिल्ली के रोड पे व्हाइट कलर कार्स कितने हैं। अब तुम सोचो, तुम तो कहोगे पागल है ये इंटरव्यूअर। दिल्ली के रोड पे व्हाइट कलर कार्स कितने हैं, इसका कैलकुलेशन करो। एक आध दो डेटा दे दिया जाएगा कि मतलब, पता नहीं, छोड़ो, अब हम लोग टाइम वेस्ट हो जाएगा। खैर, तो तुम्हें ये वॉल्यूम स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम स्ट्रेस का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे उसके वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिले, तो वो वाला जो फोर्स है उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे अपन वॉल्यूम स्ट्रेस कहेंगे। थर्ड लिखना टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस ये है क्या, समझो ध्यान से। देखो, अपने पास एक इरेजर है, इसे अपन ने इस तरीके से रखा हुआ है एंड फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं? टेंजेंशियली। तो जब तुम टेंजेंशियली फोर्स इस पर अप्लाई करोगे कुछ इस तरीके से, तो इसका शेप डिफॉर्म होगा। एंड यदि मैं नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। क्या तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो इसको? मैं तुम्हें समझाऊं तो जैसे सपोज करो ये मॉड्यूल है, इसको अपन ने ऐसे फोर्स अप्लाई किए इस तरीके से, तुम्हें दिख रहा होगा। जैसे अभी तुम्हें क्रॉस सेक्शन पूरे अच्छे से दिख रहा है, तुमने फोर्स अप्लाई करा और ये कुछ ऐसे हो गया है इस तरीके से, है ना? समझो बस। तो ये जो चेंजेस हुआ, तो इस पे अपन ने फोर्स कैसे अप्लाई करा? टेंजेंशियली अप्लाई किया, इस तरीके से अप्लाई किया। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे अपन टेंजेंशियली और शियर स्ट्रेस कहेंगे। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? टेंजेंशियली। तो यहाँ पे अपन सिंपल स्ट्रेस इक्वल्स टू लिखेंगे एफ टेंजेंशियल डिवाइड बाई एरिया। नोट करो।
अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस को डिनोट कैसे करें? देखो, स्ट्रेस को बेसिकली कुछ बुक्स तो उसे सिग्मा से डिनोट करता है, बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि सिग्मा फ्लूइड मैकेनिक्स में ना दो तीन जगह और आता है, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिग्मा कौन सा है। तो मैं तो जनरली टर्म से डिफाइन करना ज़्यादा सही समझता हूँ। वैसे इसे सिग्मा से डिफाइन करते हैं, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इस सिग्मा के पीछे मत पड़ो। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें स्ट्रेस वगैरह कुछ भी होगा ना, तो ब्रैकेट में दे दिया जाएगा कि स्ट्रेस है, तो ब्रैकेट में सिग्मा है। सिग्मा फ्लूइड मैकेनिक्स में दो जगह और आता है, तो फिर इसकी वजह से अपन थोड़ा कंफ्यूजन में ना आ जाए, इस वजह से मैं नहीं लिखता हूँ। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस केस में एरिया कितना होगा? एरिया देखो ना, इसके जो सरफेस का एरिया होगा ना, सरफेस का एरिया वही अपन लेंगे। तो ये एरिया, सरफेस का जो एरिया है उसी को अपन काउंट करेंगे। समझ में आया क्या? सरफेस एरिया सिंपल ये वाला एरिया होगा। जिस सरफेस पे अपन ने फोर्स अप्लाई किया है, उस सरफेस का जो एरिया है वो यहाँ पे अपन काउंट करेंगे। कंप्रेशन स्ट्रेस कैसे हो जाएगा? ये तो देखो, कंप्रेशन तो तब होता है ना जब तुम फोर्स को ऊपर से अप्लाई करते हो, तो कंप्रेशन होता है ना। बट यहाँ पे तो मैं फोर्स को टेंजेंशियली अप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस तो है। इसमें जो लेंथ है वो ये वाला कम होगा, ऐसा हो जाएगा इसका शेप बाद में। बट यहाँ पे इसका इस तरीके का शेप बन रहा है, तो दोनों में ही डिफरेंस है। देखो एक बार समझो, कंप्रेशन का मतलब ऊपर से फोर्स अप्लाई करना। हाँ, तो सरफेस एरिया लगभग अपन सेम ही मानेंगे ना। जैसे तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, तुम देखो, अब जैसे ये मॉड्यूल होता है, इधर से मैं इसको कट कर देता, तो एक सिंपल बहुत सारे पेजेस रखे होते। अब मान लो कि थोड़ा सा वो पेजेस एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो ऊपर से मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो कुछ इसका जो शेप है कुछ ऐसा नहीं, मतलब एक टिल्टेड टाइप तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका एरिया तो उतना ही रहेगा ना। जब अपन इसको, तो सिंपल अपन ने आगे की तरफ फोर्स अप्लाई किया है, तो इसका एरिया तो उतना ही रहेगा, बस इसका जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। शायद तुम देख पा रहे होगे, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तुम्हें मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, इरेजर है, रबर, तो इरेजर को थोड़ा सा लार्ज स्केल पे मानो, ठीक है, मतलब उसका साइज बड़ा मानो। और मैंने उसे मतलब नीचे फेविक्विक या फिर कुछ फेविकॉल लगा के नीचे चिपका दिया अच्छे से, फिक्स हो गया। अब उसके ऊपर हाथ रखो और हाथ रख के फोर्स अप्लाई करो, तो तुम्हें कुछ आइडिया लगेगा। समझ पा रहे हो क्या? तो ये वाला केस अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं वो टेंजेंशियली है, इसलिए अपन इसको टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस कहते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल। चलो, तो अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इजी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। इजी क्वेश्चन में सिंपल फोर्स अपॉन एरिया करना होगा, फोर्स की वैल्यू दे दूं, एरिया की वैल्यू दे दूं, उसको अपन करें तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा क्वेश्चन अपन सीधा ही करते हैं। देखना ध्यान से। मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो एक अपने पास रॉड है, एंड रॉड 3D है, मतलब इसका कुछ शेप तुम इस तरीके से मान सकते हो, ऐसा, ठीक है। देखो, अब इसमें क्या कहा गया कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए के बराबर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बराबर है, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन इस तरीके से ले रहे हैं, ऐसे, है ना, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बराबर है, ठीक है। मतलब ये भी कह सकते हो कि ये जो एरिया है वो ए के बराबर है, ठीक है।
ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि इधर से मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया, एक मिनट, इधर से मैंने एक एफ फोर्स अप्लाई किया, एफ, ठीक है। एंड इसका शेप में कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना। हाँ, तुम देख पा रहे होगे ये जो मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है, ये वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है ना। तुम समझ पा रहे होगे, कुछ ऐसा सेक्शन अपने लिया हुआ। हमसे पूछा गया है इस सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, मतलब ये प्लेन, सपोज मैं ए बी प्लेन मान लेता हूँ तो इस प्लेन पे मुझे नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। पहले बताओ क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया था? एक सिंपल रॉड है, सपोज ये रॉड है, इस पे अपन ने फोर्स एफ अप्लाई करा, इसका मैंने ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया ऐसे, है ना, तिरछा। तो तिरछा क्रॉस सेक्शन दिखाया गया डायग्राम में। तो तुमसे इस वाले सरफेस पे नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस पूछा गया है। 2 मिनट का टाइम है, सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कंपोनेंट सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में फोर्स एक इधर से भी अप्लाई कर लेना, भूल ही गया इधर से फिक्स करना, मतलब ये रेस्ट पे है ये स्ट्रक्चर। एफ कॉस थीटा अपॉन ए और एफ अपॉन ए, ओके। देखते हैं, ये जो रॉड है इसे अपने को रेस्ट पे मानना है, तो दोनों ही तरफ से फोर्स एफ अप्लाई कर लेना। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले तो मुझे ए बी सरफेस पे ना फोर्स कैलकुलेट करना होगा।
पहले मुझे बताओ ए बी सरफेस पे फोर्स कितना लोगे? ए बी सरफेस पे फोर्स कितना लोगे? बिल्कुल सही, एफ के बराबर होगा। क्यों एफ के बराबर होगा? तो देखो सिंपल समझ में आता है कि इस ऑब्जेक्ट का मतलब इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 0, क्योंकि नेट फोर्स ही 0 है। तो किसी भी पार्ट का तुम एफबीडी ड्रॉ कर लो। सपोज करो मैं इधर के लिए एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर फोर्स एफ है और इधर मैंने एफ डैश मान लिया सपोज करो। तो क्या लिखूंगा, एफ माइनस एफ डैश इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो है बट एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो यहाँ से एफ बराबर एफ डैश आएगा। इसका क्या मतलब कि इस रॉड के सभी पॉइंट पे टेंशन कितना लग रहा होगा, एफ डैश या फिर एफ के बराबर, राइट। तो इससे तुम्हें ये आइडिया लग गया कि इस वाले सरफेस के लिए जब मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो यहाँ भी फोर्स एफ के बराबर ही लगेगा। ठीक है, ये मिटाता हूँ मैं। ध्यान से देखना, अब मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन के लिए एफबीडी ड्रॉ करूंगा। तो जब मैं क्रॉस सेक्शन के लिए एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप का इसका डायग्राम ड्रॉ होगा। मैं एक ही सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, राइट। यदि तुम ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते, इधर से डायग्राम ड्रॉ करते, तो तुम फोर्स इधर अप्लाई करते, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो मैंने ऐसे डायग्राम करा इसलिए फोर्स इधर ड्रॉ किया। अच्छा, सोचना, पहले तो मुझे इस फोर्स के कंपोनेंट्स करने होंगे। क्यों करने होंगे? क्योंकि ये फोर्स ना ही सरफेस के पैरेलल दिख रहा है और ना ही परपेंडिकुलर दिख रहा है। ठीक है, तो ये एंगल अपने को थीटा गिवन है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना। यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, जब प्रॉपर लिख लेता हूँ, ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा और ये कितना होगा, थीटा। एंगल तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इधर का कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा एंड इधर का जो कंपोनेंट है वो है एफ साइन थीटा। पहले जो फोर्स का कंपोनेंट है ये बताओ, समझ में आया क्या? एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ये समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। हाँ, अब जैसे ही तुम्हें एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा समझ में आ गया, तो अब मुझे ये बताओ ये जो सरफेस है जो ब्लैक कलर से यहाँ पे मार्क किया गया है, क्या इस सरफेस का सरफेस एरिया ए है क्या? सोच समझ के बताना। ये जो ए बी सरफेस अपन ने लिया है, क्या इस सरफेस का एरिया ए के बराबर है या ए से ज्यादा है या ए से कम है? क्या है ये बताओ? ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये जो सरफेस का एरिया है ये तो ए तो नहीं है, एटलीस्ट इतना तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। तो पहले तो मुझे ये करना होगा कि इस सरफेस का इस सरफेस का मुझे एरिया निकालना होगा। अब इस सरफेस का एरिया मैं निकालूंगा कैसे? ऑब्वियसली कंपोनेंट्स लेके, जैसे अपन करते थे पहले। सपोज करो इस एरिया मतलब इसका एरिया मैं ए डैश यदि मानता हूँ, एरिया कितना, ए डैश, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए डैश कॉस थीटा जो होगा वो ए के बराबर होगा? सोच के देखो, क्योंकि अपने को पता है ये वाला जो एरिया है ये तो ए के बराबर है। बोलो, ये लिख सकते हैं क्या, ए डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू ए, है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे ए डैश पता लग जाएगा। तो ए डैश कितना पता लगा देखो, ए डैश पता लगा ए बाई कॉस थीटा। तो अब मेरे पास एरिया भी आ गया और फोर्स भी अपन ने सॉल्व कर लिया। अब ये आसान हो गया। पहले मैं तुमसे पूछूंगा टेंसाइल स्ट्रेस। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेस में अपन कौन सा फोर्स लेते हैं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर डिवाइड बाई जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, राइट। तो परपेंडिकुलर फोर्स तो मुझे दिख रहा है कि एफ कॉस थीटा है और एरिया है ए अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? तो ये आंसर है अपने पास फाइनल टेंसाइल स्ट्रेस का। एक बार देखो समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, टेंसाइल स्ट्रेस। और इसी में यदि मुझे शियर स्ट्रेस या फिर
ये मैंने दोनों सेम ही लिख दिया क्या? नॉर्मल और टेंसाइल स्ट्रेस तो सेम ही होता है। एक बार, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस करो। फाइंड टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेस। यहाँ पे टेंजेंशियल लिखना था। नॉर्मल, मैंने क्या लिखा था? नॉर्मल एंड टेंजेंशियल लिखा था या टेंसाइल लिखा था? टेंसाइल लिखा था ना, कि टेंजेंशियल लिखा था? टेंसाइल लिखा था ना, हाँ। तो यहाँ पे, हाँ टेंसाइल लिखा था, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेना। फाइंड नॉर्मल, देखो नॉर्मल को अपन टेंसाइल से ही कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्मल बाहर की तरफ लग रहा है, टेंसाइल। फाइंड नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल जो होगा वो शेयर हो जाएगा। तो शेयर स्ट्रेस अपन क्या लिखेंगे बताओ? अब देखो यहाँ पे कौन सा फोर्स लोगे तुम? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कितना है? एफ साइन थीटा, और यहाँ पे ए अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से तुम सॉल्व कर लोगे इसका दूसरा वाला पार्ट। तो एक बार देखो ध्यान से, क्या तुम्हें दोनों पार्ट समझ में आया क्या? टेंसाइल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। आसान है, बस इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन सॉल्व करना था, फोर्स सॉल्व करना था, उसके बाद अपन ने सिंपल डिवाइड कर दिया। तो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? एफ अपॉन ए, या फिर 2a और साइन 2 थीटा। ये लिख सकते हैं क्या? देखो, एफ अपॉन 2a साइन 2 थीटा। क्या तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? एक बार सभी मैसेज करो यदि समझ में आ गया हो तो यस का। ए डैश को पहले ही ए साइन थीटा ले लेते तो ए साइन थीटा कैसे ले सकते हैं? ए कॉस थीटा लेते ना, मतलब ए डैश कॉस थीटा लेते ना। अच्छा मैं समझ गया, तुम ये कहना चाह रहे हो क्या? देखो पहली बात ना, कंपोनेंट लेने में भी ध्यान अपने को रखना होता है। जैसे सपोज करो इस तरीके का कुछ सीन गिवन होगा, मान लो। पहली बात तो तुम्हें ये समझना होगा कि जैसे इसका एरिया ए है, तो इधर का कंपोनेंट अपन ए कॉस थीटा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये हाइपोटेनस की तरह काम करेगा, ये बेस या परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। तो सिंपल समझ में आता है, तुम ए कॉस थीटा एक से कम होता है, तुम एक से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो एक से कम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब कि ये वाला जो एरिया होगा ये इससे कम होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। बट रियल में ऐसा है क्या, ये भी तो देखो। जो अपन काम करते हैं उसमें बेसिकली कैसे होता है मैं वो भी बता दूं। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इसको ऐसे देखो, यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस वाली लाइन पे, तो जब अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना इस लाइन पे, तो इसे लिखेंगे ए कॉस थीटा। समझ रहे हो? एक बार विजुलाइज करने की कोशिश करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कंपोनेंट ए कॉस थीटा कौन सा होता है। जैसे इसके लिए यदि मैं बात करता तो तुम्हें इसके लिए तब लिखते तुम, जब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, और ये जो एंगल 90 है ना, और इतना सा ही लिखना होता सिर्फ तुम्हें, इतना सा ही, इतना सा का ही जो मैं, इतना सा का एरिया लिखना होता, तो तुम लिखते ए कॉस थीटा। कुछ आइडिया लग रहा है क्या? विजुअलाइज करो, मैथ्स का स्टूडेंट हो। कि फिर से बताऊं? विजुअलाइज नहीं हो रहा हो तो बोलना, मैं फिर से भी बता दूंगा।
ओके। तो तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज करो सभी स्टूडेंट, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। ठीक है, अब हेडिंग लिखो स्ट्रेन। अभी तक अपन स्ट्रेस पढ़ रहे थे, अब अपन देखेंगे स्ट्रेन। देखो, जो वॉल्यूम स्ट्रेस है ना उसको अपन बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं, ये सब मैं आगे बताऊंगा। अच्छा चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो पहले। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन अ फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ अ फिक्स्ड ब्लॉक होगा ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी तक एनटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ना फॉर्म फिलअप करने का? बहुत बढ़िया, तब तो आराम से तुम फैब एंड का ही मानो। फैब एंड से पहले तो नहीं लेंगे एटलीस्ट, अब तो दिसंबर खत्म ही हो रहा है। जनवरी एंड फैब, मुझे लग रहा है मार्च फर्स्ट वीक या फैब लास्ट वीक में लेंगे ये पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट का, और एक सप्ताह के अंदर ये नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। सिलेबस कम वम कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता सिलेबस कम करेंगे ये। देखो 12th अलग लेवल का एग्ज़ाम है, आईआईटी और ये सब टाइप का एग्ज़ाम अलग लेवल का है। इसमें तो सिंपल है ना, सिलेबस कम होगा सभी के लिए होगा, नहीं होगा सभी के लिए होगा। अच्छा, पोखरियाल सर कमिंग लाइव ना हो तो शायद यही बताने के लिए आ रहे होंगे शायद। मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 दिन के अंदर नोटिफिकेशन ये जारी करेंगे, और कॉमन सेंस जो मेरा कहता है वो ये कहता है कि फैब एंड या मार्च फर्स्ट वीक। अब बाकी उनका कॉमन सेंस क्या कहता है वो जाने, बट एटलीस्ट एक्सटेंशन तो देना चाहिए कम से कम 40-50 डेज का। कल मीटिंग है एचआरडी मिनिस्टर की, गजब यार, गजब अपडेट रखते हो तुम तो। नाइस, मतलब तुम लोग दूसरे टाइप के स्टूडेंट हो जो वेब सीरीज कम और ये सब चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। आंसर बताओ एक बार जल्दी। देखो 25 एंड 50 आंसर बताया गया है, तो इसके जो कंपोनेंट्स है वो एक तो पहले अपन देख लेते हैं। एक तो इस तरफ आ जाएगा कंपोनेंट और एक इस तरफ आ जाएगा, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया है। एंड ये हो जाएगा 500 cos 30 डिग्री, और इधर होगा 500 sin 30 डिग्री। सही है, ध्यान से देखना। यदि मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करूँ या टेंसाइल स्ट्रेस की बात करूँ, बात एक ही है। टेंसाइल स्ट्रेस एरिया बताओ क्या लेंगे टेंसाइल स्ट्रेस में। टेंसाइल स्ट्रेस के लिए एरिया कैलकुलेट करके बताओ। टेंसाइल स्ट्रेस के लिए एरिया 10, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो ये एरिया तुम काउंट करोगे सिंपल, है ना, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, इससे कैंसिल होगा, और 25 यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही। एंड दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो
टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा 500 cos 30 और इसमें एरिया कौन सा लोगे यही लोगे सिंपल तो यहाँ से आ जाएगा 25√3 एंड यूनिट नॉर्मल पर मीटर स्क्वायर। एक बार देखो समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या तुम्हें स्ट्रेस कैसे सॉल्व करते हैं आइडिया लगा क्या? तो स्ट्रेस में अब डाउट तो नहीं होगा। चलो आगे अपन देखेंगे अब स्ट्रेन। इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर रहा हूँ देखना। अरे वाह एक और क्वेश्चन मिल गया ये भी कर लो यार। Find out bulk stress on a spherical object of radius 100 by pi centimeter if area mass of piston ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को भी। Bulk stress on a spherical object of radius 100 by pi centimeter area and mass of piston given है। इसमें एरिया कौन सा लोगे? यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दो दो डेटा गिवन है। स्फीयर का एरिया लोगे या फिर पिस्टन का एरिया लोगे? एरिया यहाँ पे पिस्टन का लोगे। कोई बता सकता है एरिया यहाँ पे अपन पिस्टन का क्यों लेंगे? बिल्कुल। एक्चुअली पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके हर एक पॉइंट पे ना सभी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। मतलब सेम इन द सेंस सेम कहने का मतलब कि इस पिस्टन ने जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया होगा वो सभी पॉइंट पे उतने ही अमाउंट से बढ़ेगा। जैसे सपोज करो इस पॉइंट पे पहले प्रेशर P है तो बाद में कितना हो जाएगा P प्लस फोर्स अपॉन एरिया। इस पे यदि मैं कहूँ कि पहले से प्रेशर P है तो P1 है तो इस पे कितना होगा P1 अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। तो जो F अपॉन एरिया का अमाउंट है ये इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा
और ये इक्वल अमाउंट से कौन बढ़ा रहा है, ये पिस्टन बढ़ा रहा है, और पिस्टन पे जो फोर्स लगा रहा है वो एरिया लगाएगा वही, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। तो स्फीयर का रेडियस अपने को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि सोचो ना, इस स्फीयर को कंप्रेस करना या फिर साइज कम करना सब किसके हाथ में है, पिस्टन के हाथ में है। और पिस्टन का एरिया, एरिया उसका ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली स्ट्रेस कम होगा, एरिया कम होगा तो उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे पिस्टन डिसाइड कर रहा है। क्या तुम समझ पा रहे हो क्या? देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्फीयर भी और पिस्टन भी है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में पास्कल्स लॉ पढ़ोगे, जिसमें ये बताया जाता है कि कोई भी अमाउंट का तुम प्रेशर एक्सर्ट करते हो पिस्टन के थ्रू, तो वो सभी पॉइंट पे इक्वली इंक्रीज होता है। इक्वली इंक्रीज होने का मतलब कि जैसे किसी पॉइंट पे प्रेशर P है, तो उस पॉइंट पे प्रेशर अब कितना होगा, P प्लस एफ अपॉन एरिया। फिर किसी पे P1 प्रेशर है तो उस पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 प्लस एफ अपॉन एरिया। तो जो एफ अपॉन एरिया का पार्ट है वो इक्वली इंक्रीज हो रहा है। तो इक्वली इंक्रीज हो रहा है तो यही जो पार्ट है यही तो अपना स्ट्रेस दे रहा है, पिस्टन तो यही तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या? हम्म। चलो ये नोट कर लियो तो अपन आगे बढ़े क्या? उसके बाद स्ट्रेन हेडिंग लिखो और ये नोट करना। इस ये जो सिंबल है इसको बिल्कुल भी मत देखना, बिना सिंबल के ही अपन पढ़ेंगे। जब कभी भी कोई, मतलब सपोज करो कोई टर्म तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो उसके यूनिट से देख लेना। जैसे अपन ने स्ट्रेस का यूनिट देखा तो फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इस तरीके से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा स्ट्रेस है कौन सा स्ट्रेन है, इन केस तुम कंफ्यूज होते हो तो। नोट कर लियो तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसमें स्ट्रेन वन हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा अपन फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है कोई अच्छा, मतलब देखो ना, मान लो एक रबर है सपोज करो, तो रबर का अभी साइज है 10 सेंटीमीटर, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करा, नहीं वन तो नहीं होगा यार, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड हो सकता है। देखो रबर है 10 सेंटीमीटर का, इस पे अपन ने फोर्स अप्लाई करा और इसमें 10 सेंटीमीटर का इलोंगेशन और क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितना था 10, तो 10/10 कितना हो जाएगा 1। इवन 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, और स्ट्रेस कर दो, वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे।
ये नोट कर लिए क्या? तो देखो यहाँ भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रेन को भी अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? तो देखो यहाँ पे शेप, लेंथ एंड वॉल्यूम 3 अलग अलग टाइप से बोला है। तो लेंथ वाला जो होगा उसे अपन टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। जो अपन वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहे थे ना, वैसे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है। एंड वॉल्यूम के लिए अपन वॉल्यूम स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन वर्ड यूज करेंगे। शेप को अपन ने चेंज किससे किया था? शेयर स्ट्रेस से। तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर स्ट्रेन, है ना। तो इस तरीके से 3 टर्म इधर भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, और जो अपन ने पिछले वाले टॉपिक में स्ट्रेस जहाँ लिखा था वहां स्ट्रेन आ जाएगा। और बाकी लेंथ इन कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब सॉरी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे लेंथ वाइज अपन देखेंगे तो डेल्टा एल बाई एल, वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो डेल्टा वी बाई वी, शेप वाइज देखेंगे तो एरिया का इसमें अपन चेंज देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से इन 3 टर्म को अपन डिफाइन करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज अपन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टॉपिक थ्योरेटिकल है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। थैंक यू। जब मैथमेटिकल आएगा उसके बाद फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। अभी थ्योरेटिकल इसलिए स्लो